जी स्टूडेंट्स, जी तो नोट वन में डिस्कस कर रहा था आपसे, जरा पीछे शीट पे है। यहाँ पर एक चीज का बड़ा ख्याल करना है, इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, कौन से करंट एसेट आपने नहीं लेने। ठीक है, ठीक है, नॉट टू बी अकाउंटेड फॉर। और ये मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, एसेट्स की। उसके रीजन भी बताऊंगा कि क्यों हमने यहाँ पर नहीं लेने। करंट एसेट में अगर तरतीब से चलें तो सबसे पहले आता है आपका कैश इन हैंड। तो जितना भी कैश इन हैंड है ये आप नहीं लेंगे। रीजन, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और मैं कैश फ्लो ही तो बना रहा हूं, अगर मैं इसको भी लूंगा तो नेट इफेक्ट जीरो आ जाएगा, यानी आंसर हमेशा जीरो आएगा। जबकि मुझे तो ये बताना है कि कितना कैश जनरेट हुआ है या कितना कैश आपका आउटफ्लो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इसी तरह कैश एट बैंक ये नहीं आएगा। ये भी इसलिए नहीं आएगा कि ये भी कैश और कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना, और इसको ना लेने की रीजन भी वही है, सेम। इसको इसलिए नहीं लेना कि या तो ये कैश और कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है, अगर नहीं है तो ये इन्वेस्टिंग से रिलेट करता है, ये हमारा ऑपरेटिंग से रिलेट नहीं करेगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद अगर नेक्स्ट देखें तो इंटरेस्ट रिसीवेबल। ठीक है, जिस चीज की हम डिस्कशन कैश फ्लो में कर चुके हैं, जैसे इंटरेस्ट इनकम को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर मैं इसको दोबारा इंक्रीज और डिक्रीज लूंगा तो ये डुप्लीकेशन हो जाएगी। तो इसलिए अवॉइड करने के लिए याद रखिएगा इंटरेस्ट रिसीवेबल भी हम यहाँ नहीं लेंगे। और इसी तरह अब नोट 2 में आता हूँ, करंट लाइबिलिटी में कौन सी नहीं लेनी। नोट टू बी अकाउंटेड फॉर करंट लाइबिलिटीज। नंबर 1, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट चलेगा। आपने माइक ऑफ कीजिएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट को भी आपने नहीं लेना। इस क्यों नहीं लेना कि ये भी कैश और कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है। इंटरेस्ट पेएबल, जिसको अक्रूड इंटरेस्ट कहते हैं, वो भी नहीं लेना, इसलिए कि वो ऑलरेडी हम अकाउंट फॉर कर चुके हैं। टैक्स पेएबल आप नहीं लोगे, इसलिए कि टैक्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी तो हमने बिफोर टैक्स लिया ना, इससे आगे टैक्स आ जाएगा, इसलिए याद रखिएगा कि टैक्स भी हम यहाँ नहीं लेंगे। ये मैंने कुछ चीजें आपके सामने लिखी हैं, ये नहीं लेंगे। इसके अलावा जितने भी करंट एसेट है या जितनी भी करंट लाइबिलिटीज है वो सारी की सारी अकाउंट फॉर होंगी यहाँ पर, इंक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद अब जो आंसर आएगा उसको हम लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। यस, अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो आंसर आया मेरा, ये वो मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी ये वो कैश है। ये अब मेरा प्रॉफिट जो है, जो ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया था, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू कैश। ये मैं कह सकता हूं कि पूरे साल में इतना मैंने ऑपरेशन से कैश जनरेट किया है। अब इसमें से आपने कुछ पेमेंट्स करनी होती है। ठीक है जी, 3 पेमेंट्स आपने करनी। सबसे पहली पेमेंट, इंटरेस्ट पेड। सबसे पहले हम लेते हैं इंटरेस्ट पेड। अच्छा, इंटरेस्ट पेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसके लिए मैं रेफरेंस दूंगा उसी वर्किंग जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वर्किंग नंबर 8। ये देखिएगा, ये वर्किंग 8 मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां से आप लोगों के लिए, गौर से देखिएगा।
यहाँ पर हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस बैलेंसिंग अमाउंट निकाली थी। अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हो तो यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस जो मैंने ऐड किया है इसके लिए वर्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यही वर्किंग हमारी यहाँ पर मूव हो जाएगी वर्किंग एड, क्योंकि फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस तो गिवन होगा लेकिन कैश गिवन नहीं होगा, और मैंने ये कैश फाइंड करना है, यानी ये मेरी फिर बैलेंसिंग अमाउंट हो जाएगी। ठीक है जी। इंटरेस्ट पेड के बाद टैक्स पेड। अब टैक्स पेड जो है ये किस साइड पे आएगा, अगर इसको देखें इसके लिए वर्किंग टू का मैं रेफरेंस दे रहा हूं। टैक्स पेड ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं, लेकिन उस सूरत में याद रखिएगा कि टैक्स एक्सपेंस जो मैंने यहां लिखा था ये गिवन होगा, यानी ये अमाउंट आपको गिवन होगी, और अगर ये गिवन है और ये गिवन नहीं है कैश, तो फिर मैं यही वर्किंग यहाँ ले आऊंगा। यानी ये वर्किंग जो वर्किंग टू है या तो यहाँ यूज होगी ये टैक्स एक्सपेंस के लिए या टैक्स पेड के लिए। इसी तरह इंटरेस्ट के भी सेम रखिएगा, इंटरेस्ट की जितनी भी वर्किंग है ये जो भी आपने कैलकुलेट की है, या तो इंटरेस्ट आपका यूज होगा वर्किंग एट यहाँ पर एज फॉर एक्सपेंस या फॉर पेमेंट। ठीक है, ये दोनों में से किसी एक जगह यूज होगी, मैं दो दो जगह इसके रेफरेंस आपको इसलिए दे रहा हूं। जैसे ये मुकम्मल होगा इन दोनों को मैं लेस करूंगा तो ये फाइनल आंसर मैं इस कॉलम में लेता हूं। जो भी आंसर आता है, सपोज 16,000 आता है तो मैं 16,000 लिख देता हूं, ये अमाउंट आ गया। सो इसका मतलब है कि मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, ये पहली एक्टिविटी होती है इनडायरेक्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और यही सबसे लेंथी होती है। यानी अगर मैं ये कहूं कि पूरी कैश फ्लो में 60% पोर्शन जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का होता है, तो ये गलत नहीं है। ये बिल्कुल उतना ही आपका ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है, ज्यादा पोर्शन, और 40% पोर्शन जो है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से रिलेट करता है। क्यों? इसे आगे देखें तो हमने पढ़ा था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज only रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सिर्फ उसमें एक ही चीज आनी है। ठीक है, इसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दो चीजें आनी है, एक डेट और इक्विटी, यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज और इक्विटी, वही दो चीजें आएंगी। तो लिहाजा ये पहला हिस्सा जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरा मुकम्मल हुआ। अब मैं मूव करूंगा कैश फ्लो, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, सर अब एक इन्वेस्टिंग जी मतलब ये प्लीज। जितने लेजर्स होंगे उनका ओपनिंग बैलेंस पहले गिवन होगा, क्लोजिंग भी गिवन होगा, तो मतलब हमने अंदर से सिर्फ एक्सपेंसेस निकालने होंगे। एब्सोल्युटली, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो मोस्टली क्वेश्चन आपको पेपर में आता है ना, उसमें इनकम स्टेटमेंट नहीं दी होती। ठीक है, जब इनकम स्टेटमेंट नहीं दी होगी तो मुझे तो नहीं मालूम कि कितना एक्सपेंस है। ठीक है, तो लेकिन हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो जिसकी मदद से हम एक्सपेंस या इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट दी हो, मैंने अभी आपसे कहा है कि फिर तो बहुत आसान हो जाता है। याद रखिएगा, जिसका क्वेश्चन लेंथी हो, जो 2 पेजेस पे क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन करने में आसानी होती है। क्यों? क्योंकि डाटा ज्यादा गिवन होता है, और जितना क्वेश्चन एग्जामिनेशन में वो शॉर्ट करेगा उतना याद रखेगा कि आपको प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इसलिए कि आपको बहुत सी वर्किंग बनाकर बैलेंसिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ती है, उसके बगैर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब मेरी बात समझ गए? ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ आएंगे, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने आपको बताया था ये किससे रिलेट करती है, नॉन करंट एसेट से। अब नॉन करंट एसेट या इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। अगर आप कोई नॉन करंट एसेट खरीदते हैं तो यही बात है कि आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर मैं सबसे पहले लूंगा, मैं पहले ले ही ले रहा हूं, इसको पूरा लिखते हैं, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी। अब इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी वर्किंग। अच्छा, अब वर्किंग कौन सी बनाऊंगा, वर्किंग नंबर 9 बन चुकी है, वर्किंग नंबर 10, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसके लिए कौन सा लेजर बनाऊं, वर्किंग 10, ऑब्वियसली इसके लिए अकाउंट बनेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मैं लेजर बना रहा हूँ वो नेट बुक वैल्यू पर नहीं बना रहा, ये एट कॉस्ट है। ठीक है, और अगर कॉस्ट पे गिवन नहीं होगा तो फिर मैं एग्जैक्टली इसी लेजर को यूज करूंगा जो पहले बनाया नेट बुक वैल्यू को, और ये चीज फाइंड कर लूंगा। उस सूरत में क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गिवन होगा। लेकिन यहाँ मैं एक और लेजर बना रहा हूँ, अगर आपने डेप्रिसिएशन निकाली है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से और कॉस्ट फिर डेफिनेटली क्वेश्चन में गिवन होगी, फिर मैं कॉस्ट की वजह से परचेज और पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैलकुलेट करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। इसका ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। तकरीबन वही चीजें हैं जो हमने पढ़ी हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आपका डेबिट साइड पे आएगा। ये वही अमाउंट है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की थी कि दिस अमाउंट इज बेसिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इन अदर वर्ड्स ये वो अमाउंट है जो कि आप की कंप्लीट हो गई, जो एसेट आपका ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट हो गया और आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को ट्रांसफर किया है। फिर इसी तरीके से फिर मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा रीवैल्यूएशन, और ये रीवैल्यूएशन डेबिट साइड पे कब आएगी, जब आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसी तरह यहाँ रीवैल्यूएशन अगेन लिखूंगा, लेकिन यहाँ रीवैल्यूएशन कब आएगी क्रेडिट साइड पे, जब देयर इज व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट, यानी फेयर वैल्यू कम है और कैरिंग अमाउंट ज्यादा है। यहाँ पर चूंकि मैं कॉस्ट में बना रहा हूँ तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं आएगा। यहाँ डिस्पोजल लिखूंगा, लेकिन डिस्पोजल की भी कौन सी वैल्यू, अब नेट बुक वैल्यू नहीं, उसकी कॉस्ट। क्योंकि ये याद रखना है आपने, मैं जरा तीन जगह पर लेकर जा रहा हूँ आपको, जरा गौर से देखिएगा। डिस्पोजल मैंने तीन जगह यूज किया, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड पे यूज किया, मैं कलर कर रहा हूँ इसको समझाने के लिए। यहाँ पर जो डिस्पोजल की वैल्यू लेनी है आपने कौन सी लेनी है, जो एक्यूमुलेटेड, यानी डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डिस्पोजल में तीन चीजें आती है ना, अभी ये डिस्पोजल अकाउंट में देखें, ये देखें कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और तीसरा कैश वगैरह। अच्छा अब आइएगा, यहाँ पर जो मैंने आपका यूज किया डिस्पोजल, ये नेट बुक वैल्यू क्यों ली, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किस पर है, नेट बुक वैल्यू पर। यहाँ पर भी मैं डिस्पोजल ले रहा हूँ, यकीनन क्रेडिट तो होना है, लेकिन अब मैं कॉस्ट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट पे बन रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर पीपीई नेट बुक वैल्यू पर रहा है तो यहाँ जो डिस्पोजल की अमाउंट लेनी है वो नेट बुक वैल्यू लेनी है, और अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट पे बना रहे हैं तो फिर डिस्पोजल की जो आप वैल्यू लोगे वो कॉस्ट हो। ठीक है जी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस लिखता हूँ, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस। तो अब इसकी क्रेडिट साइज ज्यादा होगी, डेबिट कम हो जाएगी, तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो कैश है। यानी कैश का मतलब है कि ये वो एसेट है जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करके उसके अगेंस्ट पेमेंट की, बैलेंस। ठीक है जी, ये अमाउंट यहाँ पर माइनस में आएगी क्योंकि पेमेंट की है, और पेमेंट माइनस में होती है। सपोज आपने 12,000 के एसेट बाय की, इसी तरीके से पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, और इसके लिए ऑलरेडी मैं लेजर बना चुका हूं। अगर आप देखें इंटेंजिबल एसेट का लेजर एक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज वर्किंग नंबर 5। तो फिर याद रखिएगा यहाँ अमोर्टाइजेशन गिवन होगी। अमोर्टाइजेशन अगर गिवन है तो मैं इजीली ये एडिशन यानी कैश कैलकुलेट कर सकता हूं, और इसके लिए मैं अगेन रेफरेंस वही दूंगा, वर्किंग नंबर 5। वर्किंग नंबर 5 मैंने आपके सामने ली, और इसमें अज्यूम करते हैं जी 3,000 की आप पेमेंट कर रहे हैं। फिर पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा अब इन्वेस्टमेंट का लेजर हमने अभी तक तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये बिल्कुल एसेट की तरह होता है, सिर्फ बल्कि ये और आसान है क्योंकि इन्वेस्टमेंट में किसी किस्म की कोई भी आपकी डेप्रिसिएशन नहीं होती, सिंपल परचेज और सेल है। लिहाजा इसका मैं आपसे लेजर 11 डिस्कस कर लेता हूँ, एंड दिस लेजर इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। इसी से नीचे आता हूँ, इन्वेस्टमेंट का लेजर। ठीक है, यहाँ आइएगा।
ये मैं लेजर बना रहा हूँ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पर आएगा? डेबिट साइड में, चूंकि एसेट है। अगर कोई आपने मजीद इन्वेस्टमेंट की है ड्यूरिंग द ईयर और कैश पे की है, ये कैश यहाँ आ जाएगा जो मेरा बैलेंसिंग अमाउंट है, और यही मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। और अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर सेल की है, डिस्पोज की है, वो क्रेडिट साइड पे आएगा, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट का लेजर सिंपल है, इसमें कोई डेप्रिसिएशन वगैरह शामिल नहीं होगी, और इन्वेस्टमेंट की मदद से मैं पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लूंगा, माइनस सपोज 1000 ये भी लिख दिया। अच्छा, उसके बाद आपने इनमें से कुछ एसेट बेचे होंगे। जब सेल करते हो तो सेल करते हैं तो उसके अगेंस्ट कैश आपके पास इनफ्लो होता है, तो वो अब मैं ये लिखूंगा, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ। अभी हम एक्सक्यूज कोई मी भी सर, जी प्लीज। सर ये इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल में क्यों नहीं आते, मतलब ओनर्स ये जो इक्विटी वगैरह होती है उसमें अच्छा, उनके? नहीं, ये एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट वो है जो कंपनी ने आगे इन्वेस्ट किया हुआ है। एक तो होता है ना, जैसे आप सपोज, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, अपने बिजनेस में जो आप पैसा लगा रहे हैं, जो भी आप रकम लगा रहे हैं, दैट इज कैपिटल। अब आप बिजनेस चलाते हुए आपके पास कुछ कैश सरप्लस आ जाता है, और आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप कुछ रकम जो है वहां इन्वेस्ट कर देते हैं 2 साल 3 साल के लिए। दिस इज नॉन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बिजनेस में जब सरप्लस कैश होते हैं, वो कभी भी कैश को अपने पास नहीं रखते। कैश को अपने पास रखना इज नॉट अ गुड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? कैश मैनेजमेंट हमें ये कहती है कि कैश को यूटिलाइज करो। अगर आपके पास कैश ज्यादा है, आप आगे कहीं इन्वेस्ट कर दो, बैंक में रखवा दो, कहीं कोई प्रॉपर्टी बाय कर लो, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट मिले। दिस इज इन्वेस्टमेंट। आई थिंक यू गॉट इट। ओके सर, गुड। अच्छा, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपीई या इंटेंजिबल एसेट या इन्वेस्टमेंट, इसलिए मैंने इसको कंबाइन किया कि तीनों का एक ही तरीका है। प्रोसीड क्या, कितना कैश मिला है, मोस्टली ये क्वेश्चन में गिवन होता है, मोस्टली गिवन होता है। लेकिन अगर गिवन ना हो तो कैसे नहीं होता, कैसे मतलब वो देगा एग्जामिनर, तो इसके लिए मैं अगली शीट पे आता हूँ, प्रोसीड्स निकालने के लिए। प्रोसीड्स के लिए हमेशा याद रखना है आपने, यहां मैं लिख रहा हूँ प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपीई, इंटेंजिबल एसेट या इन्वेस्टमेंट। इन तीनों का सेम प्रोसीजर है, इसलिए मैंने इसको कंबाइन कर दिया। वैसे तो मैंने अभी आपसे कहा है कि मोस्टली प्रोसीड आपको क्वेश्चन में गिवन है। इवन इवन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि शायद ही कोई पेपर हो जहां पर ये गिवन ना हो। एक आधा पेपर में नजर से गुजरा जहां गिवन ना हो, बाकी 99% पेपर्स में ये गिवन है। लेकिन अगर नहीं गिवन तो कैसे निकालेंगे? वेरी इजी। देखिए, आपको फिर गिवन क्या है? नेट बुक वैल्यू। वो जो एसेट आपने डिस्पोज किया है, ऑफ डिस्पोज्ड एसेट, चाहे वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एसेट इंटेंजिबल एसेट है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन के अंदर लॉस या गेन गिवन होता है। लॉस और गेन उस एसेट पर गिवन होता है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, अगर तो लॉस में बेच रहे हो तो कैश आपके पास ज्यादा आएगा कम आएगा? अंडरस्टूड है, कम आएगा। तो लिहाजा अगर लॉस हो, मैं इसमें से लेस कर दूंगा, लेस लॉस ऑन डिस्पोजल। मैं वैल्यू से जरा इसको समझाता हूँ। देखिए, फर्ज कीजिएगा आपके पास एक एसेट है, उसकी वैल्यू 15,000 आ रही है बुक में, और आपको क्वेश्चन में कहते हैं आपने 3,000 लॉस पे बेचा है, तो भाई यकीनी बात है तो कम पैसे मिले ना, तो फिर आप इसको प्लस तो नहीं करोगे, आप इसको माइनस करेंगे, यानी इसका मतलब आपको 12,000 प्रोसीड्स मिली, आपको जो कैश मिला वो 12,000 का था। ठीक है, और अगर आपको कहते हैं जी कि नेट बुक वैल्यू एसेट की 15,000 है और गेन हुआ है 3,000 का, ठीक है, गेन हुआ है 3,000 का, तो फिर इसका मतलब गेन का मतलब ये है कि उस पर ज्यादा वैल्यू में बेचा है। जैसे मेरे पास एक बुक है, वो 600 रुपीज वैल्यू है, और मैंने उसको अगर 700 में बेच दिया तो 100 का गेन हुआ। तो मुझे अगर वो क्वेश्चन में ये कहता है कि 600 की एक बुक है हमारे पास, एसेट है, और 100 रुपीज गेन पे बेचा है, तो ऑब्वियसली मेरे पास कितना कैश आया? 700।
तो इसलिए याद रखिएगा कि नेट बुक वैल्यू में अगर लॉस दिया होगा तो माइनस कर दीजिएगा, और अगर गेन दिया होगा तो आप ऐड कर दीजिएगा। इनको प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो प्रोसीड्स होगा। अच्छा, ये दोनों चीजें मैंने लिखी है, लेकिन दोनों में से एक चीज आएगी, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपीई, इंटेंजिबल एसेट या इन्वेस्टमेंट। और इसमें मैं ये वैल्यूज खत्म करूंगा और यहां पर मैं वर्ड लिख दूंगा और, ठीक है, और गेन ऑन डिस्पोजल। तो इसकी मदद से, ये वर्किंग की जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखा। ये नॉर्मली भी निकल आता है, इसको हम ब्रैकेट में लिख के प्लस माइनस कर लेते हैं। इसके लिए स्पेसिफिकली वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने वहां वर्किंग में शो नहीं किया। तो जितनी भी प्रोसीड्स है वो आप यहाँ ले आएंगे, ठीक है जी। सपोज अब मेरी प्रोसीड्स 2500 है तो मैं 25 प्लस करूंगा। ओके, आखिरी चीज जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ रही है, सबसे लास्ट, एंड दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर आप देखिएगा ये ऊपर ऑपरेटिंग में मैंने इंटरेस्ट इनकम ली थी या डिविडेंड इनकम ली थी या इन्वेस्टमेंट इनकम ली थी, ये मैंने ऊपर माइनस किया था। और मैंने उस वक्त भी आपको ये समझाया था कि ये इसलिए माइनस कर रहे हैं कि ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट नहीं करती, बल्कि ये रिलेट करती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो लिहाजा इस अमाउंट को मैं यहाँ दोबारा ऐड कर दूंगा। तो लिहाजा यहाँ मैं लिखूंगा इंटरेस्ट या डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड। अब आपने एग्जैक्ट ये अमाउंट नहीं लानी जो ये 50 मैंने लिखी हुई है, हो सकता है ये अमाउंट उससे कम हो, ये अमाउंट उससे ज्यादा हो, क्योंकि वो इनकम है और ये रिसीव्ड है। इनकम मीन एनी इनकम वेदर इट इज रिसीव्ड और रिसीवेबल, और रिसीव्ड मीन इनकम व्हिच इज रिसीव्ड इन कैश। तो बड़ा मेजर इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है। तो लिहाजा सॉरी, इंटरेस्ट इनकम के लिए वर्किंग वही बनाएंगे जो मैंने वर्किंग 9 डिस्कस की थी। सेम उसी तरीके से जैसे यहाँ देखिएगा वर्किंग 9 में, ये उस सूरत में ये इंटरेस्ट इनकम हमें यहाँ पर गिवन होगी, तो फिर बैलेंसिंग अमाउंट ये कैलकुलेट कर लूंगा कैश। तो ये वर्किंग यहाँ पर बनेगी, वर्किंग 9। अगर इंटरेस्ट इनकम नहीं दी हुई तो आप वर्किंग यहाँ बनाओगे, अगर इंटरेस्ट इनकम दी हुई है तो फिर इंटरेस्ट कैश रिसीव नहीं गिवन होगा, फिर मैं यही वर्किंग यहाँ ले आऊंगा, ठीक है। और सपोज ये अमाउंट मेरी 70 आ रही है तो मैं यहाँ 70 प्लस कर दूं। ये मेरा दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ही एक्टिविटी कंप्लीट होती है इसका सम भी मैं इसी कॉलम में लाऊंगा। ये जो मैंने मेन कॉलम लिखा है दिस वन, इसको हम मेन कॉलम कहते हैं, इसमें सिर्फ 3 अमाउंट आनी चाहिए, इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसको प्लस कर लेते हैं इन तीनों अमाउंट्स को, और ये अमाउंट मेरे पास 13,430 माइनस में आ रही है। यानी इसका मतलब है कि 13,430 मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है, ठीक है। ये 2 एक्टिविटीज मेरी यहां तक मुकम्मल होती हैं। और तीसरी एक्टिविटी अब आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पहले पूछिएगा, कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाहे। जी, एनी स्टूडेंट? ओके, अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सबसे पहली चीज आपने क्या लेनी, मैंने आपको कहा था कि 2 चीजों से रिलेट करता है, एक डेट और एक इक्विटी। इक्विटी की तरफ पहले आते हैं। सबसे पहले चीज मैं यहाँ लेता हूँ। अब इक्विटी का मतलब है, यहाँ मैं शेयर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर तो सिंपल बिजनेस है तो वो कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल। और अगर सिंपल बिजनेस नहीं है, कंपनी का बिजनेस है, कंपनी का, तो ऑलवेज रिमेंबर, तो फिर मैं यहाँ पर लूंगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। और इसकी एक वर्किंग वर्किंग
12 मैं ले रहा हूं क्योंकि 11 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये वर्किंग नंबर 12 क्योंकि ये वर्किंग 11 थी। अच्छा, आप इसके लिए शेयर जब इशू करते हैं उससे कितना कैश आपके पास आ रहा है, इसमें हमारे 2 लेजर्स बनाने पड़ते हैं। बजाय हम 2 लेजर बनाने के हम एक आसान वर्किंग बनाएंगे जो मैं अगली शीट पे आ रहा हूँ क्योंकि उसके लिए फॉर्मेट में डिफरेंट रख रहा हूँ। वर्किंग नंबर 12 यानी प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। अच्छा, इसमें आप 2 कॉलम बना लीजिएगा, यहां मैं स्पेस ज्यादा छोड़ देता हूं और यहां मैं 2 कॉलम बना रहा हूं, एक शेयर कैपिटल, एक शेयर प्रीमियम, ये 2 कॉलम। सबसे पहले आप लोगे ओपनिंग बैलेंस, यानी जब साल शुरू हुआ था तो कितना शेयर कैपिटल था। सपोज मैं कहता हूं कि 50,000 शेयर कैपिटल था और 10,000 मेरा शेयर प्रीमियम था, ठीक है। अच्छा, अब कंपनी ने यहां पर आपने ये शो करना है कि शेयर किस किस वजह से इंक्रीज हुए, ठीक है। अब देखिए शेयर किस वजह से इंक्रीज हो सकते हैं। अगर आप कंपनी ने बोनस दिया है, बोनस इज द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर। अब सपोज 5,000 का बोनस दिया है तो 5,000 कैपिटल में प्लस होगा और बोनस दिया किससे है, अगर तो प्रीमियम से दिया है तो प्रीमियम में से माइनस होगा और अगर रिटेन अर्निंग से दिया है तो रिटेन अर्निंग से माइनस होगा। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये मैंने प्लस कर दिया। फिर उसके बाद फिर आपने पब्लिक को शेयर इशू की है कैश पे, ये कैश वो अमाउंट है और यही मैंने कैलकुलेट करनी है। बैलेंसिंग अमाउंट, बैलेंस, ये मेरा बैलेंस आएगा। सर इसको सॉल्व करने से पहले अब आइए, क्योंकि ये बैलेंस है, अब मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए बजाय। देखिए मैं ये कह रहा हूँ 50,000 का ओपनिंग कैपिटल था, 5,000 रुपीज के आपने बोनस इशू किया तो इसका मतलब 55 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में वो कहते हैं 62,000 है, क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ये 7,000 आपका फर्क आ रहा है, ये देखो ये 55 और 62, इसका मतलब 7,000 आपने कैश पे शेयर इशू की। सेम इसी तरह प्रीमियम देगा वो हमें 12,000 दे रहा है। तो अगर देखें तो ये 10 में से 5 लेस करें तो 5 आता है, 5 और 12 7, यानी इट मींस कि आपने 7,000 के शेयर 7,000 प्रीमियम पे इशू किए तो आपके पास टोटल कैश कितना आया 14,000। प्रीमियम होता क्या है, 10 रुपीज का शेयर अगर आप 12 रुपीज में किसी को देते हैं तो 2 रुपीज जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं दैट इज प्रीमियम। इसका मतलब है कि 7,000 की जो मालियत के शेयर्स है आपने 14,000 में दी है, यानी 7,000 उस पर प्रीमियम लिया है। तो ये 14,000 की जो अमाउंट है ये मेरी यहाँ पर आ जाएगी प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। ये बड़ी आसान वर्किंग है, आप इस वर्किंग को फॉलो करें। इसका एडवांटेज ये है कि एग्जामिनेशन में ये कम टाइम ले, ठीक है जी। ओके जी, इसी तरीके से नेक्स्ट आइएगा, ये क्वेश्चन आया था शेयर प्रीमियम का, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। शेयर प्रीमियम इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है जो आप रिसीव करते हो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी डिविडेंड देती है, यानी शेयर्स के अगेंस्ट अब आउटफ्लो क्या होता है, शेयर वापस नहीं होते लेकिन शेयर के अगेंस्ट कंपनी डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड पेड। तो डिविडेंड पेड की ऑलरेडी डिस्कशन अगर आप देखें तो हम रिटेन अर्निंग में कर चुके हैं, दिस वन, ये जो ड्राइंग्स के फॉर्म में लिखा है। उस सूरत में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर वो गिवन होगा अगर वो गिवन होगा तो यकीनी बात है फिर मैं ये चीज कैलकुलेट कर लूंगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिविडेंड पेड की अमाउंट जो भी कैलकुलेट होगी वो यहां से निकालेंगे और उसके लिए मैं वर्किंग वन डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या है, अगर तो मजीद लोन लिए तो यकीनी बात है कैश आ रहा है, और अगर मैंने लोन वापस किए हैं तो कैश
जा रहा है, ये बहुत इजी है। तो इंक्रीज इन, अगर इंक्रीज हो रहा है तो मेरे पास कैश आ रहा है, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो मेरे पास कैश आउट हो रहा है इन लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, वो सिंपली जो भी अमाउंट होगी आप यहाँ लिख देंगे, और यही तीन चीजें यहाँ पर आनी है। अब इसको जो भी आंसर आएगा, सपोज 12,000 मैं यहाँ लिख, ठीक है जी। अब ये देखिएगा, मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इसमें तीन अमाउंट आ रही है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब इसके बाद इन तीनों को मैं प्लस कर लूंगा, यानी ऑपरेटिंग 16,000, इन्वेस्टिंग 13,430 और फाइनेंसिंग 12,000। इन तीनों को प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, इसको मैं लिखूंगा नेट कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये नेट कैश फ्लो है जो पूरे साल के दौरान आपका आउटफ्लो हुआ है, यानी 9,430 रुपए मेरे कैश बैलेंस में कमी आई है पूरे साल में। उसके बाद सिंपली आप इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट स्टार्ट ऑफ ईयर, ये रिकंसिलिएशन होती है, यानी साल के शुरू में कैश कितना था। और सपोज ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपको कैश दिया हुआ है 15,000 का, ये गिवन है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों को जब मैं प्लस माइनस करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कहलाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड ऑफ द ईयर। और ऑलवेज रिमेंबर, ये जो एंड ऑफ द ईयर वैल्यू मैंने निकाली है, ये एग्जैक्टली आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्वेश्चन में गिवन होगी, यानी ये गिवन वैल्यू है, ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है जी, ये मैंने अभी आपके सामने एक फॉर्मेट डिस्कस किया है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का, और मैं ये फॉर्मेट आपको शेयर भी कर दूंगा अभी। ठीक है, जरा अच्छी तरह इस फॉर्मेट को आपने ज़हन-नशीन करना है, इसके लेजर्स अच्छी तरह देखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, और एक क्वेश्चन आपका पहले भी रहता है, क्वेश्चन नंबर 3, उसकी मैंने आज डिस्कशन करनी थी लेकिन मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी डिस्कस करेंगे पहले, और साथ में इसको लेके भी चलेंगे। ठीक है, अब जरा अगली जो एक दो क्लासेस हैं वो जरा हमारी प्रैक्टिस क्लास ज्यादा है, हमने प्रैक्टिस करनी है। अब आपने करना ये है कि बुक से आपने कैश फ्लो पढ़ना है, बुक से भी आपने कैश फ्लो को रीड करना है। ठीक है, और जो मैंने ये फॉर्मेट दिया है इसको अच्छी तरह आप कह लेंगे, जो कहते हैं ना रट लेना, इसको रट लेना है आप कि कौन सी चीज आनी है, आगे पीछे हो जाए इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि ऑपरेटिंग की चीज इन्वेस्टिंग में चली गई, इन्वेस्टिंग की फाइनेंसिंग में, या फाइनेंसिंग की आपकी ऑपरेटिंग में आ गई, ये गलत करेगा एग्जामिनर। हाँ, अगर तरतीब आगे नीचे हो रही है, जैसे डेप्रिसिएशन में बाद में लिख देता हूँ, बैड डेट्स को पहले लिख देता हूँ, डजंट मैटर। लेकिन अगर आप बार बार इसी की प्रैक्टिस करोगे तो इट बिकम्स इजियर। ठीक है, इसके काफी क्वेश्चन है जो मैं आपको दूंगा, डायरेक्ट मेथड के भी और इनडायरेक्ट, लेकिन अभी हम पहले प्रैक्टिस करेंगे सारे इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब मैं क्लास इसको बंद कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी, मैंने स्केड्यूल दे दिया वो, और नेक्स्ट क्लास हमारी उसी टाइम पे होगी, उस दौरान आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Yeah.